हेलो बच्चों, वेलकम टू विद मंदिर क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद डाउटनट। मी करुणेश भाई अगेन बच्चों। और मैं विद्या मंदिर में फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मेरा टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस 9 साल से ज़्यादा है। मतलब बीच बीच में बताता रहूँगा तो बच्चा भूलोगे नहीं आप लोग, ठीक है। तो जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे वो तो आपका डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल, जिसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो इसमें हम लोग एक टॉपिक कवर कर रहे थे जो बहुत इंपॉर्टेंट, और वी एज्यूम कि मतलब बच्चों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, बट अगर मुझे लगता है कि अगर इसे बहुत केयरफुली किया जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। मतलब देखो, डेफिनेटली चैलेंजिंग हो सकता है बट डिफिकल्ट मत बोलो, इंटरेस्टिंग हो सकता है बट डिफिकल्ट मत बोलो बच्चों। तो इस बात को ध्यान रखो, चैलेंजिंग का मतलब है कि हम एज अ ह्यूमन हर एक चीज सीख सकते हैं, इस बात को समझो। चाहे जितना चैलेंजिंग प्रॉब्लम हो उसे सॉल्व करने की हमारे अंदर कैपेसिटी होती है। तो इस टॉपिक से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। सारे इंसान देखो, एक सारे इंसान की कैपेसिटी की लिमिट होती है ना। तो अगर उस लिमिट तक जाओगे तो ये तो बहुत इजी चीज लगेगी तुम्हें। तो प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से, अगर आपने अभी लेक्चर 8 में मैंने कवर किया था, लेक्चर 8 में कवर किया था और लेक्चर 9 में कवर किया था कंस्ट्रेंट के क्वेश्चन, और एक ट्यूटोरियल 6 किया था मैंने, ठीक है। तो आज हम लोग ट्यूटोरियल 7 करने वाले हैं। तो ट्यूटोरियल 7 हो जाएगा आपका, जिसमें हम लोग स्ट्रिंग ब्लॉक पुली कंस्ट्रेंट करेंगे। स्ट्रिंग भी होगी, ब्लॉक भी होगा, पुली भी होगा, तो काफी कुछ होने वाला है यहाँ पे। बट यहाँ पर जो मैंने आपको एक लास्ट क्लास में जाते थे क्वेश्चन थे, तो वो करते हैं डिस्कस। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वैरायटी मैंने एकदम क्लियर कट मेंशन कर दिया। आप लेक्चर को ध्यान से देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं सिचुएशन है, ठीक है, आसान से ही सिचुएशन है बच्चों। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं बच्चों। तो इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करना है, बिल्कुल कैजुअल तरीके से करते हैं। देखो यहाँ पर कहोगे भैया पूछा क्या है पहले, तो देखो पहले छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ इकट्ठा कर लेते हैं, फिर हमें समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या है कि देखो ऑल द पुलीज आर मासलेस, ये तो समझ रहा है। स्मूथ भी है, स्ट्रिंग मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है बच्चों, स्मूथ है और मासलेस स्ट्रिंग है। मासलेस स्ट्रिंग है, अभी मास वाली स्ट्रिंग की हम लोग बात नहीं करते, थोड़ा बहुत कई कई जगह पर स्पेसिफिकली बता कर आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है कि यहाँ पर 3 ब्लॉक लगे हुए हैं, 2 मासलेस पुलीज हैं। 2 मासलेस पुली कहाँ है बच्चों, एक ये पुली है, एक ये पुली है, और ये स्ट्रिंग जो है एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो वी हैव 2 स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग यहाँ एक स्ट्रिंग यहाँ। इसको भी बोल सकते हैं बट इसका यूज होता नहीं है हमारे यहाँ। तो यहाँ पर क्या फंडा, ये एक ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और ये ब्लॉक है, तीनों ब्लॉक्स हैं, ये लटक रहे हैं, इसको छोड़ दिया आपने तो दिल ऑल हैव एक्सेलेशन, ठीक है, दिल ऑल हैव एक्सेलेशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, फाइंड एक्सेलेशन ऑफ ईच ब्लॉक, एक्सेलेशन ऑफ ईच ब्लॉक बच्चों। अब कहोगे भैया ये कौन सी बहुत बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। बट जो मैं आपको यहाँ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि पहले आप क्या करो, सारे ब्लॉक का एफबीडी बना लो। इनफैक्ट अब हम इसके बीडी वाले ताम झाम को बहुत आसानी से समझेंगे। जैसे इसको देखोगे तो एफबीडी में क्या होगा, नीचे एक फोर्स लग रहा होगा, ऊपर एक टेंशन लग रहा होगा, है ना। ये तो दिख रहा होगा आपको, नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, इनफैक्ट mg नहीं बोलेंगे, इससे क्या बोलेंगे m1g बच्चों। और ऊपर की तरफ क्या बोलेंगे, ऊपर की तरफ क्या बोलेंगे, टी लग रहा होगा। कलर बदल लेते हैं ताकि थोड़ा सा दिखता रहे हमें। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये है आपका m1g, और यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, टी। करेक्ट है। इसका एफबीडी में क्या होगा, ये हो जाएगा m2g बच्चों, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, ऊपर क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो क्या टी सेम होगा, बिल्कुल नहीं, यहाँ T1 लिख लो। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि अलग स्ट्रिंग अलग टेंशन, m2g m3g इनफैक्ट, है ना, मिटा देते हैं, m3g बच्चों, और ऊपर की तरफ क्या आने वाला है, टेंशन T1। यहाँ टेंशन T1 ही क्यों होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग सेम है, ठीक है। अब यहाँ जो टेंशन होगा बच्चों और यहाँ जो टेंशन होगा वो सेम होगा। यहाँ देखो, यहाँ टी होगा, मतलब क्यों, क्योंकि वही सेम कॉन्सेप्ट, ये स्ट्रिंग सेम है तो यहाँ टेंशन सेम होगा थ्रू आउट। हमने बीडी बना दिया, स्टेप 1 डन हो गया। और यहाँ पर स्टेप 2 लिखते ही आपका फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, हम उस प्रॉब्लम्स को टैकल करेंगे। पहले इस चीज को अच्छे से समझ तो लें क्या हुआ। तो देखो अब इनमें एक्सीलेशन मानने की बात है, किधर एक्सीलेशन माने, अब तुम्हें क्या पता। देखो हो सकता है कि m1 नीचे आ रहा हो सकता है, m2 ऊपर जा रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकते हैं। हाँ बट ये बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में ही इसका एक्सीलेशन होगा, क्योंकि सारे फोर्सेस वर्टिकल डायरेक्शन में ही है। तो पॉसिबल एक्सीलेशन वर्टिकल लाइन कहलाऊंगा होगा बच्चों। ये बात समझ में आनी चाहिए, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं बोलूं m1 के लिए इक्वेशन लिखो, तो ऐसा करो, हमें पता है कि हम मान सकते हैं यहाँ पर एक्सीलेशन, जिधर मर्जी एक्सीलेशन डायरेक्शन मान सकते हैं। और अगर पॉजिटिव आया तो जिधर माना तो उधर सही होगा, है ना। और यहाँ फ्रिक्शन वगैरह नहीं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब जिधर माना तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। मैंने ये आपको फ्रिक्शन के टाइम में बताया था कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप जिधर एक्सीलेशन मानते हो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है बच्चों। फ्रिक्शन नहीं होता है तो आप जिधर मानते हो
और अगर वो पॉजिटिव है तो इसका मतलब सही है, और नेगेटिव है इसका मतलब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर? ऑलराइट। तो अगर मैंने तीनों का एक्सेलरेशन किधर की तरफ मान लिया, A1 नीचे मान लिया, A2 नीचे मान लिया और A3 नीचे मान लिया, और तीनों का अलग अलग एक्सेलरेशन क्यों होगा? बहुत सारे बच्चे भाई चलो इसका तो समझ में आता है कि इसका चलो कुछ A1 आपने माना, ठीक, इसका आपने A2 माना, और इसका A3 क्यों माना? इसका आपने A2 क्यों नहीं माना? मैं बताता हूँ क्यों नहीं माना। क्यों? क्योंकि ये पुली भी मूव करी तो जो इसकी डिस्टेंस दोनों की कवर्ड होगी पर सेकंड, या डिस्प्लेसमेंट जो कर रहा होगा, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा, दोनों अलग अलग होगा, क्योंकि ये पुली भी साथ में नीचे आ रही है। पुली भी तो बच्चे साथ में नीचे आ रही है ना, ये पुली भी तो मूविंग पुली है ना। तो अगर हमें श्योरिटी नहीं, अगर जैसे अब इस एंड और इस एंड की हम बात करेंगे, इस एंड इस वाले एंड और इस वाले एंड की अगर हम बात करते हैं, तो दोनों साइड एक्सेलेरेशन आपका सेम होगा बच्चों। अगर जैसे आपने इधर की तरफ ऊपर माना मैग्नीट्यूड वाइज, और इधर मैग्नीट्यूड वाइज नीचे सेम होगा, डायरेक्शन अलोंग द स्ट्रिंग होगा, क्योंकि ये फिक्स्ड है। तो जो डिस्टेंस जितना यहाँ बढ़ेगा उतना यहाँ घटेगा, ये यू कैन से जितना इधर से ऊपर चढ़ेगा उतना यहाँ से नीचे आएगा। बट यहाँ पर क्या, जितना ऊपर चढ़ेगा क्या उतना ही नीचे आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साथ में पुली भी नीचे आ रहा है। इस बात को समझना। तो हम लोग डिफरेंट एक्सेलरेशन मानते हैं, जो डिस्टेंस कवर्ड होता है उसके हिसाब से अपन डिजाइन कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने अलग माना। तो पहले वाले का इक्वेशन में लिखा m1g माइनस टी बच्चों, है ना, m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a1 बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या होगा? सेम m2g माइनस t1 बच्चों इक्वल्स टू m2a2, करेक्ट है। तीसरा क्या होगा बच्चों? m3g, अच्छा m3 में ही क्यों माइनस कर रहा हूं? क्योंकि मैंने सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना है, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ माना है, इसमें कोई डाउट मत रखना। सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे, तो जो mg होगा वही डोमिनेट करोगे तभी नीचे। अब जो माना है, प्लीज दिमाग लगाओ, प्लीज दिमाग लगाओ, कि जिधर एक्सेलरेशन मान लिया उधर ही नेट फोर्स होगा। तो m1g की तरफ माना तो नेट फोर्स मतलब बड़ा होगा m1g या m2g या m3g, तो माइनस t1 इक्वल्स टू m3a3। तो वी गॉट 3 इक्वेशंस, है ना। तो एक और इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं जो हम लोग भूलेंगे नहीं बिल्कुल ही। वो इक्वेशन क्या होगी बच्चों? वो इक्वेशन होगी, ध्यान से देखना, वो इक्वेशन होगी आपकी जो यहाँ पुली होगी उसकी एफबीडी बना सकते हैं। ये देखो, ऊपर की तरफ बच्चों टी है, इधर की तरफ क्या है? T1 है, इधर की तरफ T1 है, और दोनों ये देखो मासलेस है, मासलेस है बच्चों। तो अगर मासलेस है तो सीधा ऊपर के फोर्स सारे नीचे के फोर्स के बराबर होता है, T इक्वल्स टू 2T1। तो T1 की जगह पर हम लोग T/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, अगले पेज पे सारी इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं, आसान सा ही है। m1g माइनस टी क्यों कॉपी कर रहा हूँ बताता हूँ आपको। क्या यह सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? क्या हम इससे सारी वैल्यूज निकाल पाएंगे? m2g माइनस t/2 कर सकते हैं बच्चों, इक्वल्स टू m2a2, और m3g बच्चों माइनस t/2 इक्वल्स टू m3a3। आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना। कैलकुलेशन कई बार कुछ आगे पीछे हो जाता है, उसको प्लीज ध्यान देख के मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आई विल डू द करेक्शन। बट ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, रेयरली होता है, बट प्लीज डू, क्योंकि देखो सामने बच्चे नहीं होते तो फिर कई बार समझ लो ना, सामने रिस्पॉन्स करने को नहीं मिलता तो दिमाग में कोई बात आ जाती है, आगे पीछे लिखा जाती है, तो प्लीज बता दिया करो मुझे। तो m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a1, m2g माइनस t/2 इक्वल्स टू m2a2। क्लियर बात है, यहाँ पे कुछ ज्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाना है, ठीक है। m3g, अब लेकिन प्रॉब्लम क्या बच्चे, अगर मैं ध्यान से तुम्हें देख के बताऊं तो कितने अननोन्स है अपने पास? एक अननोन, दो अननोन, तीन अननोन एंड चार अननोन। कितनी इक्वेशन है बच्चों? 3। दिस इज द चैलेंज वी वर फेसिंग इन द लास्ट लेक्चर, कि भाई इसको कैसे टैकल किया जाता है। मैंने आपको बहुत क्लियर कट बताया था। क्या बताया था क्लियर कट? कि हम लोग यहाँ कंस्ट्रेंट इक्वेशन बना सकते हैं। कंस्ट्रेंट इक्वेशन क्या थी? यहाँ स्ट्रिंग है तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन से एक और इक्वेशन निकाल सकते हैं। स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में क्या होता है बच्चों? स्ट्रिंग, कंस्ट्रेंट इक्वेशन के लिए मैंने स्ट्रिंग यूज करना शुरू किया, ठीक है बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। तो क्या होगा अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ कर लूं, यहाँ पे फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ये आपका पुली था, यहाँ पे एक ब्लॉक लगा था, ठीक है, और यहाँ पर एक पुली थी, यहाँ पर एक और ब्लॉक था, और यहाँ पर एक और ब्लॉक था। यहाँ पर बच्चे दो स्ट्रिंग है ना। तो इस जैसे अगर मान लो इस वाले स्ट्रिंग की जो लेंथ है बच्चों, इस वाले स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो L1 है, और इस वाले स्ट्रिंग की जो लेंथ है L2, मतलब किस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, ये वाला अगर L1 है तो ये दोनों टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड तरीका था, हम एक फिक्स पॉइंट से सारे ब्लॉक्स की पोजीशन मार्क करते हैं, और सारे पोजीशन वेक्टर को हम लोग लेंथ के टर्म में लिख देते हैं। तो इस बार दो लेंथ के टर्म में आएगा, ठीक है। तो फिक्स पॉइंट कौन सा है बच्चों, बताओ फिक्स पॉइंट कौन सा? तो फिक्स पॉइंट ये वाला, ये फिक्स पॉइंट है। हमने इस वाले ब्लॉक की पोजीशन कितनी मार्क की? x1 बच्चों। पुली की लोकेशन भी चेंज हो रही है तो पुली की लोकेशन भी xp लिख दिया हमने। ये तेरा m1 है, ये m2 है, और ये m3 बच्चों। तो यहां से मैंने इसको
नाम के हिसाब से डाल दिया, x3 लोकेशन डाल दिया, ये सब चेंज हो रहा है टाइम के साथ। और ये कितना हो गया, x2 हो गया। तो वही ये सारे पोजीशन मार्क कर लो, सारे पोजीशन मार्क कर लो, कुछ भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसकी पोजीशन हो गया x1, ये हो गई xp बच्चों, ये हो गया x2 और ये हो गया x3। ठीक है, समझना ध्यान से, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट कहानी नहीं है। करेक्ट है बात। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x1 x2 xp के टर्म्स में, x3 के टर्म में L1 L2 को लिखेंगे। और तुम्हें पता है लेंथ टाइम के साथ चेंज नहीं होती, यही कंस्टेंट अपना, क्योंकि इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है तो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। अगर डिफरेंशिएट कर दो टाइम के साथ तो टोटल लेंथ का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। लेकिन x1 x2 चेंजिंग, तो जो x1 x2 का x3 का चेंज आएगा, दैट इज गोइंग टू गिव यू उस पॉइंट का एक्सेलेरेशन। तो एक्चुअली जो पॉइंट मार्क किया, हमने ब्लॉक्स का पॉइंट मार्क किया था, तो आसान सी बात, अगर ब्लॉक्स का पॉइंट मार्क किया था तो उसका एक्सेलेरेशन दे देगा अकॉर्डिंगली बच्चों। तो लिखना शुरू करते हैं। अब बताओ, तुम बताओ, फटाफट बताओ, तुम खुद देखो, पॉज कर लो वीडियो को अगर टेंशन हो रही तो ये लेंथ कैसे लिख सकते हैं, देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, x1, और यहां से यहां तक की लेंथ कितनी, xp, और ये वाली लेंथ हम लोग इग्नोर कर लेते थे अगर आपको याद हो, क्योंकि बहुत छोटा एक पॉइंट मास ही तो होता है, पुली को पॉइंट मास मान सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों x1 प्लस xp इक्वल टू L1। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई यहां पर। अब क्या करेंगे, दूसरी क्या होगी, देख यहां से यहां तक की लेंथ लिखनी है, तो यहां से यहां तक की लेंथ पता है x2 और यहां से यहां तक की लेंथ पता है xp, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी x2 माइनस xp। समझ में आ रहा है, ये लेंथ x2 माइनस xp, हम लिख सकते हैं x2 माइनस xp बच्चों। अब फिर से देखिए ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी दिस माइनस दिस इज x3 बच्चों, एंड माइनस दिस विच इज xp, एंड इज गोइंग टू गिव यू दिस लेंथ। हमने कहा कोई बात नहीं, x2 x3 माइनस xp इक्वल टू बच्चों L हो गया, L2 हो गया। हमने कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, ऐड करके डिफरेंशिएट कर दो, या ऐसा करो इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर लो, क्योंकि इंडिविजुअल लेंथ भी तो सेम ही रहेगी। तो ये वाला जो आएगा a1, अच्छा सबका एक्सेलेरेशन मैंने नीचे माना था अगर आपको याद है, इसका एक्सेलेरेशन नीचे, इसका नीचे, इसका भी नीचे है ना, और एपी का आप चाहे ऊपर नीचे जो मान लो, तो नीचे ही मान लेते हैं एपी। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चा a1, सब नीचे की तरफ माना है, तो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन जो डिस्टेंस है वो बढ़ ही रही है, सबको हम लोग पॉजिटिव, यही एक फायदा होता है कि सब नीचे माने से सबको हम पॉजिटिव ले सकते हैं, साइन कन्वेंशन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सबसे बड़ा फायदा होता है हमारे यहाँ पे, कि जब उसे नीचे मानते हो तो हमें हर बार पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव नेगेटिव सोचने की आवश्यकता। जैसे मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि अगर जैसे मान लो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन x इज इंक्रीजिंग, देन वी अज्यूम दैट पॉजिटिव, इफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इट इज डिक्रीजिंग, देन वी अज्यूम दैट एज नेगेटिव बच्चों। तो इसीलिए दो बार आप डिफरेंशिएट करते हो, तो a1 प्लस AP इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और यहां पर जाएगा a2 माइनस 2AP बच्चों, 2AP प्लस a3 इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, AP की जगह पे माइनस a1 लिख सकते हैं, तो a1 प्लस 2a1 प्लस a3 इक्वल टू 0। तो वी गॉट अनदर इक्वेशन विच इज 2a1 बच्चों प्लस a2 प्लस a3 इक्वल टू 0। ये स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से निकाला हमने, ये हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से निकाला, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। लेंथ ऑफ द बोथ द स्ट्रिंग इज नॉट गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना ब्यूटीफुल कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं कंस्ट्रेंट रिलेशन वुड से। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, तो इस बात को ध्यान से समझना। और जिन बच्चों को देखो अगर आईआईटी क्रैक करना, तो इस बात को समझना, देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल बेसिक से पकड़ा है। एक्चुअली आपने क्या मार्क किया था, सबकी पोजीशन वेक्टर मार्क किया था। अगर मैं उसे टाइम के साथ दो बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आता है, एक्सेलेरेशन ही तो आता है। एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी का रिलेशन भी सेम ही देगा बच्चों, एक बार डिफरेंशिएट करेगा तो वेलोसिटी देगा, दो बार डिफरेंशिएट करेगा तो एक्सेलेरेशन देगा। तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वेलोसिटी वाला थिंग। हालांकि मैं मिसलेनियस टॉपिक में इनके बहुत सारे जो वेलोसिटी वाले क्वेश्चन है वो भी ले लूंगा, है ना। तो ये बात समझ में आ रही कि आप इसी तरीके से आप वेलोसिटी का एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी का रिलेशन निकाल सकते हो। इनफैक्ट इसी चीज को मैंने एक शॉर्टकट बताया था स्टेटमेंट 4 के टाइम, एक शॉर्टकट बताया था, उससे कर सकते हैं। याद है आप लोगों को शॉर्टकट, नहीं याद है मुझे लग रहा है। देख जैसे अब एक्सेलेरेशन निकालने का तरीका एक और बता देता हूं तुम्हें, कई बार डायरेक्टली रिलेशन आ जाता है ये लास्ट में। हालांकि तुम ये स्टेप यूज कर सकते हो, लेकिन इसको हमेशा सीखते वक्त तो आपको जो मैं बताया वो करोगे, और ये एग्जाम में जब आएगा तो आप इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो जैसे ये आ गया अपना, ये हो गया आपका M1, और ये हो गया पुली, और यहाँ हो गया दो ब्लॉक, ये हो गया आपका M2 और ये हो गया आपका M3 बच्चों। ठीक है, इसका एक्सेलेरेशन आपने नीचे की तरफ A1 माना था, है ना। इसका कितना माना था, A2 माना था, और इसका A3 माना था। ठीक है बच्चों, तो मैंने बोला था कि पुली का जो ये वाला एंड होगा ना, ये पुली होगा। अगर मासलेस पुली है तो ऊपर की तरफ का जो एक्सेलेरेशन होगा, ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन कितना है, देखो अब ये A नीचे की तरफ आ रहा है बच्चों, तो इस एंड का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कितना होगा, A1 होगा, है ना। अगर M1 नीचे की तरफ आ रहा है तो पुली, ये पुली जो है इसका एक्सेलेरेशन किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। करेक्ट है, तो हमने कहा जी A1 ऊपर की तरफ आ गया, करेक्ट है बात।
अच्छा, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, a2 है, इसका डाउनवर्ड एक्सेलरेशन कितना है, a3 है बच्चों, करेक्ट है बात। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, जो इन दोनों का एवरेज होगा बच्चों, इन दोनों का एवरेज होगा वो इसके बराबर होगा। एवरेज कैसे लेंगे, a2 प्लस a3 बाई टू इक्वल टू, अब देखो एक चीज और यहाँ साइन के साथ रखना है, तो जैसे a2 और a3 नीचे की तरफ है तो हम उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, और ऊपर की तरफ है तो नेगेटिव ले लेते हैं, तो इन दोनों का साइन के साथ एवरेज लेना इक्वल टू -a1 बच्चों, ठीक है। तो a2 प्लस a3 प्लस 2a1 इज गोइंग टू बी कंस्ट्रेंट रिलेशन। आई थिंक दिस इज इजियर वन, यहाँ पर तो हमने काफी यूजिंग वी कैन से दिस इज शॉर्टकट है ना, यूजिंग शॉर्टकट बोल सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं, सो डायरेक्टली लगा सकते हैं एवरेज वाला कांस्टेंट, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुली के दोनों साइड का जो होता है, लेकिन साइन कन्वेंशन ध्यान देना, बिना साइन कन्वेंशन के करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। जैसे यहाँ साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है, ये a2 नीचे की तरफ है, a3 नीचे की तरफ है, a1 ऊपर की तरफ है, ठीक है, ठीक है ना। तो ज्यादा झामा तामा करने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्लियर है। तो इसमें अगर चार इक्वेशन मिल गई हमें, देखो चौथी इक्वेशन यहाँ पे दोनों में सेम ही है बच्चों, तो चौथी इक्वेशन ये है, चार अननोन, चार इक्वेशन, नाउ वी कैन सॉल्व इट एंड इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो वी गॉट फोर इक्वेशन, 1 2 3 4 एंड फोर्थ वी गॉट यूजिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन, तो वी कैन इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन। अच्छा, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये वाला फटाफट हो जाएगा, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब ऐसा करते हैं, देखो अगर मैं तुम्हें, मतलब अगर तुम स्मार्ट बच्चे हो ना, तो अब तुम इसको कैसे देखोगे, स्मार्ट बच्चे मतलब अगर तुमने सारे लेक्चर फॉलो किए तो तुम स्मार्ट हो ऑलरेडी, और अच्छे से कर पा रहे हो तो स्मार्ट हो ऑलरेडी। यू नीड टू फॉलो ऑल द लेक्चर्स, मतलब अगर ये नहीं भी आ रहा तो एक बार देखा आपने इसको, फिर वापस गए, वापस से पुराने लेक्चर देखे, फिर इस पर आते हो, मतलब दिस इज नॉट द क्वेश्चन व्हिच यू गोइंग टू अटेम्प्ट डायरेक्टली एंड यू थिंक यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस, ठीक है। तो ये बात को प्लीज ध्यान रखना कि आसानी से इतना नहीं आएगा अगर आप पुराने लेक्चर्स को कनेक्ट नहीं कर रहे। तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप पुराने लेक्चर्स को लाइन से पढ़ें। डाउट नेट के ऐप पे मैं दोबारा बता रहा हूँ कि मतलब जो लेक्चर जिस लाइन से हुआ तो उस लाइन से पढ़े हुए हैं, तो आप स्क्रॉल करोगे नीचे आएगा पहला लेक्चर, फिर ट्यूटोरियल भी आते हैं, फिर लेक्चर आते हैं, तो लाइन से है तो उसको लाइन से देखते हुए ऊपर तक जाएं, तो अपना टाइम फ्रेम बनाओ और एक एक करके लेक्चर देखें, आपको 100% फायदा होगा। जो हम कर रहे हैं बहुत ही स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, सबका एक्सेलेशन नीचे मान लें, क्या सबका एक्सेलेशन नीचे, इसका a1 मान लेते हैं, इसका a2 मान लेते हैं, इसका a4 मान लेते हैं बच्चों, इसका a3 मान लेते हैं। अगर सबका एक्सेलेशन नीचे मान ले तो इक्वेशन क्या बनेगी, आप खुद बताओ, m1g माइनस टी, इसका यहाँ टेंशन कितना ले लें, यहाँ t ले लेते हैं या t1 ले लेते हैं, m1g माइनस t1 इक्वल्स टू m1a1 बच्चों, इक्वेशन नंबर 1। m2g माइनस t1 ही होगा, सेम टेंशन होगा, क्यों सेम टेंशन होगा, ये स्ट्रिंग सेम बच्चों, ठीक है। t1 इक्वल्स टू m2, ओके ऑलराइट, m2a2 बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर टेंशन कितना ले लें, यहाँ पर t1 माना था तुमने अगर यहाँ पे, तो यहाँ पर t2 मान लेते हैं, ठीक है। तो m3g माइनस t3 इक्वल टू, ये सीधा, ये मतलब यही समझना है कि हम इसको सीधा कैसे लिख सकते हैं। अगर सीधा लिख पा रहे हैं तो बहुत अच्छी सी बात है ये, ठीक है। और ये हो जाएगा m4g माइनस t3, आई एम सो सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी t2 एंड दिस इज गोइंग टू बी t2, है ना, मिटा देता हूँ ना, कंफ्यूजन होती रहेगी तुम्हें। तो ये t2 होगा अपना, ठीक है, ये t2, ये भी t2, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी t2 बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी t2 इक्वल्स टू m4a4। अब t1 t2 में कुछ रिलेशन बन सकता है, यस बन सकता है, कैसे, देखो देखो यहाँ पे, अगर मान लो इस वाली पुली का बीडी बनाएंगे तो ऊपर की तरफ t मान लेते हैं, इस वाली पुली बनाएंगे तो इधर भी t होगा, ये दोनों पुली, ये p1 है, ये p2 है, दिस इज अ बीडी ऑफ p1 एंड दिस इज अ बीडी ऑफ p2। तो अगर ये p1 p2 दोनों का बीडी है बच्चों, तो इधर की तरफ हम लोग t1 मान सकते हैं, इधर की तरफ हम लोग t1 मान सकते हैं, इधर की तरफ हम लोग t2 मान सकते हैं, और इधर की तरफ t2 मान सकते हैं। तो हमें क्या रियलाइज हुआ, 2t1 इक्वल टू बच्चों t एंड 2t2 इक्वल टू t बच्चों, तो t1 इक्वल टू t, तो हम लोग सबको t1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो, है ना। तो इसको भी t1 में लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली जो इक्वेशन आएगी बच्चों वो आएगी m1g माइनस t1 इक्वल टू बच्चों m1a1, m2g माइनस t2 t2 नहीं t1 ही आएगा, t1 इक्वल टू बच्चों m2a2, और m3g माइनस t1 हो जाएगा, t2 था ना यहाँ पे देखो, तो t2 की जगह हमने क्या रख दिया t1, क्योंकि हमने दोनों पुली के बीडी बना के सॉल्व किया। मासलेस पुली है तो फटाफट आप इससे बैलेंस कर सकते हो बच्चों, मास वाली होती तो यहाँ पर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो पाती बच्चों, ठीक है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा m3a3, ये हो जाएगा m4g माइनस t2 इक्वल टू m4a4 बच्चों, है ना, कमाल की बात, कमाल की बात है, ज्यादा टेंशन मत लो। बट अगेन वी गॉट द सिमिलर सिचुएशन, कितने अननोन से बच्चों, 1 2
3 4 एंड 5, और इक्वेशन कितने अपने पास? 4 इक्वेशन, 5 अननोन, नाइंसाफी है, नहीं होगा, मैथ्स अलाउ ही नहीं करती। वी नीड टू गेट एन एक्स्ट्रा इक्वेशन, अदरवाइज कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। एंड अगेन वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कहां से मिलेगी? वी ऑल नो दैट कि हम कंस्ट्रेंट से निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं, इसका फटाफट फिगर बना के बगल में कंस्ट्रेंट लिखता हूँ। देखो एक लाइन में लिखता हूँ कंस्ट्रेंट, अब तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये देखो फटाफट फटाफट, है ना, ये हो गया तुम्हारा m1 और ये हो गया m2, ठीक है, और ये हो गया अपना m3 और ये हो गया आपका m4। ऐसा करते हैं, इस पुली और इस पुली का एक्सेलेरेशन बना लेते हैं। अच्छा, ऊपर की तरफ पुली का एक्सेलेरेशन a1 a मान लेते हैं, तो ऊपर की तरफ a हो गया, तो इसका नीचे की तरफ क्या होगा? a। ये दिख रहा है नीचे की तरफ, डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन प्लीज ध्यान रखना, नीचे की तरफ बच्चा कितना हो गया? a। हमने इसका ऊपर की तरफ, क्यों भैया? क्योंकि एक स्ट्रिंग है जो ऊपर से पास हो रही नीचे जा रही, तो देखो ये जितना ऊपर जाएगी उतना ही ये नीचे आएगी, करेक्ट है बात? जितना ये वाला स्ट्रिंग ऊपर जाएगा उतना ही ये नीचे आएगा, आसान सी बात है। तो हमने माना अगर इसका ऊपर की तरफ माना बच्चों, है ना, तो इसका नीचे की तरफ मान लिया। चलो अब इन सब का हमने नीचे एक्सेलेरेशन माना था, इन सब का हमने नीचे एक्सेलेरेशन, तो ये हो गया तुम्हारा a1, ये हो गया a2, ये हो गया a3, है ना, और ये हो गया अपना a4। तो ये हो गया अपना a1, इधर हो गया a2 बच्चों, इधर हो गया a3, इधर हो गया a4। नीचे की तरफ पॉजिटिव मान लेते तो इक्वेशन क्या बनेगी? a1 प्लस a2 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस a इज इक्वल्स टू, है ना। इनफैक्ट यू डोंट हैव टू वरी। अब पता है कई बार ऐसा होता है कि आप, अब जैसे यहाँ पर गलती क्या होगी, सारे एक ही डायरेक्शन में मान लो तो आपको थोड़ा इजी हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर तुमने ऊपर की तरफ माना था, तो अगर आपको घबराहट हो रही है तो आप इसको भी ऊपर की तरफ मान लो ना, हर बार एक ही डायरेक्शन में मान लो, इसको ऊपर, दोनों को ऊपर की तरफ मान लो कि ए हो गया, तो ऊपर की तरफ नेगेटिव हो गया, करेक्ट है। नीचे भी मान सकते थे, नीचे मानोगे तो भी कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि जी a3 प्लस a4 बाई 2 इक्वल्स टू a हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, माइनस से को इक्वेट कर देते हैं, तो देखो क्या है, a1 प्लस a2 इक्वल्स टू a3 प्लस a4। आप जैसे मर्जी मानना चाहो, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन जो मानना है उसके हिसाब से सॉल्व करना है। यू ऑलवेज बी गेटिंग द आंसर, जो मानोगे उसके हिसाब से ही आपको आंसर करना है बच्चों, है ना। तो ये क्लियर है, बहुत क्लियर कट मैसेज है, आपको समझ जाना चाहिए आई थिंक। तो ये पांचवी इक्वेशन अपने को मिल गई है। अब इसके बाद अगर आप सॉल्व करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इजियर सिचुएशन, है ना। तो अगर आपके पास विद्या मंदिर की मॉड्यूल है, वीएमसी जिसे हम लोग बोलते हैं, विद्या मंदिर क्लासेस, तो उसमें ऐसे 2-3 मॉड्यूल में 2-3 क्वेश्चन है, उसमें पूरा आंसर तक किया हुआ है, तो आप उन्हीं सेम क्वेश्चन को रिपीट कर सकते हो। कॉन्सेप्ट का आइडिया लग चुका है, रिपीट, सेम क्वेश्चन रिपीट करो, एंड वो मॉड्यूल आपके पास पड़ा, रिपीट करो, सेम क्वेश्चन रिपीट बच्चों। आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप इस क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि अगर हम पूरा सॉल्व करने जाएंगे तो देखो कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम लगता है, तो ये कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो इसको अच्छे से कर लो। मतलब ऑब्वियसली दिस इज नॉट द इजियर साइड वाला, बहुत चैलेंजिंग साइड वाला है, इजियर साइड वाला तो नहीं है, तो चैलेंजिंग साइड वाला है, तो इसको अच्छे से आप करो। आईटी लेवल, एडवांस लेवल के क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे, अभी फिलहाल जो चल रहे हैं। कंस्ट्रेंट के मोस्टली एडवांस में आते हैं, मेंस में तो आते ही नहीं, ये मैं साफ साफ बता देता हूँ, मेंस में कंस्ट्रेंट आता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो यहाँ पर आप चाहते तो स्ट्रिंग से भी कर सकते थे, अगर आपको स्ट्रिंग वाली सिचुएशन याद है। तो ये अगर ये x है, मतलब बेसिकली एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, यहाँ से फिक्स लेते तो इसको x1 मान लेते, इसको x2 मानते, तो वही सेम झामा धामा करना पड़ता है, इसको x3 मानते, इसको x4 मानते ना, तो वही टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग करते और बात बन जाती, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत आसान सी बातें ही हैं, बहुत आसान सी बातें। तो ये स्ट्रिंग्स वाले जो कंस्ट्रेंट थे वो हमने कवर कर लिए। देखो स्ट्रिंग्स वाले लास्ट क्लास में भी कुछ किया था, वो भी हो गया और ये भी हो गया। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। अब जो एक नई वैरायटी आती है, दोनों सिचुएशन को मिक्स कर देते हैं, वेज ब्लॉक प्लस स्ट्रिंग तीनों। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें देखो वेज भी है ना, ये अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ वेज भी है बच्चों, प्लस ब्लॉक भी है, प्लस स्ट्रिंग भी है। अब देखो यहाँ चैलेंज क्या है, जब तुम सॉल्व करोगे तभी तुम्हें चैलेंज पता चलेगा। तो आई ट्राई टू सॉल्व द होल सिचुएशन। यहाँ पे यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहला सेम एफबीडी बनाएंगे। एफबीडी बनाओ, अब तो सोच ही लोगे एफबीडी का। अब एफबीडी बनाते हो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या ध्यान रखना है। जब तुम जैसे वेज का बनाओगे, वेज पे कोई पुली लगी हो तो पुली को भी साथ में ही मानना है, ऐसा अलग नहीं मानने का। जब भी कोई वेज के साथ कोई पुली अटैच्ड होगी तो उस पुली को भी साथ में मानना। क्यों मानना है? क्योंकि हमें स्ट्रिंग की डायरेक्शन दिखेगी और वहां से हम बड़ी आसानी से टेंशन दिखा सकते हैं, इधर टी दिखा सकते हैं और इधर टी दिखा सकते हैं। ये आपका, और पुली मासलेस है तो मास में कोई इंपैक्ट नहीं डालेगी, इसका मास कैपिटल है बच्चों, इसका मास स्मॉल है। तो ये एक्स्ट्रा जो फोर्स दिखेगा उसकी एग्जैक्ट डायरेक्शन पता चल जाएगी। इस बात को प्लीज याद रखना, नोट दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि वेन एवर वी ड्रॉ, लिख लो, वेन एवर वी ड्रॉ FBD of wedge and there is pulley attached to it, then we assume FBD में
पुली को भी मानते हैं, ठीक है। एफबीडी में पुली को भी मान के उसका फोर्स दिखाते हैं। तो पुली का ही पार्ट होगा, तो उसमें जो फोर्स आएगा, पुली पे जो स्ट्रिंग लग रही है उसका फोर्स, जो एक्सटर्नल फोर्स होगा बच्चों, वो आपका इसी वेज के एफबीडी में आ जाएगा। तो आपका सॉल्विंग आसान हो जाएगी। ये पक्के से ध्यान रखें, वरना कंफ्यूजन बनी रहती है। तो ये वाला जो सेक्शन है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये वेज को यही मान लेंगे और यहाँ स्ट्रिंग में टेंशन यहाँ होगी और यहाँ होगी, ठीक है बच्चों। ऑल राइट, और यहाँ टेंशन टी है। अभी सारे फोर्सेस थोड़ी मैंने दिखाया, नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा बच्चों, कैपिटल एम जी। एक रिएक्शन फोर्स इधर की तरफ आ रहा है, स्टैंडर्ड सा होता है, मैंने बहुत बड़ी लाइन खींच दी, इतना बड़ा वेक्टर नहीं होगा ये, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल, करेक्ट है। और यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, और कोई यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर इतने ही फोर्स लग रहे थे, आपको रियलाइज भी हो रहा होगा, ठीक है। करेक्ट है बात। हमने इसका बीडी बना लिया। इसका बीडी बनाएंगे तो क्या होगा, छोटे से ब्लॉक का। तो देखो इधर की तरफ एक टेंशन, सेम टेंशन आएगा, यहाँ वाला टेंशन जो उसका पेयर फोर्स आएगा और यहाँ आएगा, और यहाँ जो आएगा इसके बाद एक नॉर्मल आएगा, और यहाँ पर एक mg नीचे की तरफ आएगा बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, हम लोग एक्सेलेरेशन मानेंगे। तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किधर होगा, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किधर होगा, लेफ्ट या राइट, आपकी मर्जी, लेकिन होगा ग्राउंड के साथ लगा हुआ। तो ग्राउंड अगर जमीन के साथ लगा हुआ तो जमीन के अलॉन्ग ही होगा, पक्की बात है, ठीक है। और जमीन तो मूव कर नहीं रही, फिक्स्ड बॉडी होती है। तो फिक्स्ड बॉडी, अगर एक ब्लॉक फिक्स बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में है, बॉडी एक्सेलेरेट नहीं करी, तो उसका जो एक्सेलेरेशन होगा ग्राउंड के साथ, वो अलॉन्ग द सरफेस होता है बच्चों। याद होगा, ये मैं बहुत बार बता चुका हूं। तो इधर की तरफ अपन मान सकते हैं एक्सेलेरेशन बच्चों, इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ मान लेते हैं, शाबाश, ठीक है। तो ये एक्सेलेरेशन लेफ्ट की तरफ आ गया, करेक्ट है, कोई झामा तामा दिखना नहीं चाहिए इसमें, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। अब लेकिन जब हम इसके एक्सेलेरेशन की बात करते हैं तो इसका हम लोग कलर बदल लेते हैं थोड़ा, क्योंकि अब ये ब्लॉक जो है बच्चों, ये मूविंग ब्लॉक के ऊपर है, ये मूविंग ब्लॉक के ऊपर है, ध्यान से समझना। तो इसका एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन, नेट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन आपको नहीं पता, लेकिन इसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन पता होता है। इफ अ ब्लॉक इज इन कॉन्टैक्ट विद द फिक्स सरफेस, तब तो उसका सरफेस फिक्स सरफेस के लॉन्ग होता है ना। लेकिन अगर कोई ब्लॉक मूविंग सरफेस के कॉन्टैक्ट में है बच्चों, तो उसका जो रिलेटिव एक्सेलेरेशन होगा, वो बेसिकली जो उसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन होगा बच्चों, वो सरफेस के लॉन्ग होगा। ये सरफेस के जिसके साथ मूव करा, अगर ये एक्सेलेरेट करा, ये ब्लॉक एक्सेलेरेटिंग ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है, तो जो इसका एक्सेलेरेशन होगा ए आर, वो रिलेटिव होगा और वो सरफेस के लॉन्ग होगा, है ना। तो हम लोग इसका एक्सेलेरेशन इधर की तरफ मान सकते हैं ए आर बच्चों। अब लेकिन प्रॉब्लम पता क्या आएगी, कि हम रिलेटिव एक्सेलेरेशन के साथ इसके बीडी में एफ इक्वल टू में अप्लाई नहीं कर सकते। वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू ग्राउंड के साथ, हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे ग्राउंड के साथ, इसका फोर्स बॉडी डायग्राम। तो क्या करते हैं, अब किसके साथ हमें इसका वो पता हुआ है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन, वेज के साथ पता है। तो अगर वेज के साथ बच्चों पता है, ठीक है, अगर वेज के साथ पता है, तो वेज का एक्सेलेरेशन अगर हम ऐड कर दें वेक्टोरली ग्राफिकल मेथड से भी, तो उसका ग्राउंड के साथ कन्वर्ट हो जाता है। याद होगा आपको, मैंने लास्ट क्लास में खूब चर्चा की थी इसके बारे में। तो अगर इसका एक्सेलेरेशन ऐसे ऐड करना है, तो जैसे ए ऐड करोगे, दिस एक्सेलेरेशन, इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा ग्राउंड के साथ का एक्सेलेरेशन होगा, करेक्ट है बात। इसमें तो कोई झामा नहीं दिख रहा होगा, ये ग्राउंड के साथ का एक्सेलेरेशन होगा, बहुत अच्छी बात है। तो हमने देखो, इसका तो ग्राउंड के साथ क्लियर कट दिख रहा था नेट, बट इसका रिलेटिव दिख रहा था, हमने इसको ग्राउंड के साथ ए ऐड करके कन्वर्ट कर दिया। ये लास्ट क्लास में खूब किया था, तो आपको प्लीज अच्छे से याद होना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आ रहा है तो दोबारा देखो वीडियो, सेम बात है, पीछे जाके वीडियो देखो। एंड वी शुड नॉट बी वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक बस कि भाई बीच में पिक कर लिया और फिर सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, बीच में पिक करके सॉल्व करोगे तो नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखना। लाइन से आओ, ये टॉपिक इतने आसान भी नहीं है, इतने आसान भी नहीं जितना मैं, चैलेंजिंग तो है ही है ना ये बात। तो अपन क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पर एक्सिस बनाएंगे, तो एक्सिस देखते ही ऐसी हो जाएगी, ये हो जाएगी वाई एक्सिस और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस। चलो, और यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्सिस बन गया। अब इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, वी हैव ओनली दिस टेंशन वाला फोर्स जो एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, एक नॉर्मल फोर्स है बच्चों, और ये एक टेंशन है। ये दोनों एक्सिस के अलॉन्ग लाई नहीं कर रहे हैं, आपको दिख ही रहा होगा, ये दोनों फोर्सेस एक्सिस के अलॉन्ग नहीं लाई करने, लेकिन नॉर्मल वाला और ये टेंशन वाला, तो दोनों को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देख बच्चे, ये मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको एंगल अच्छे से रियलाइज हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, देखिए, अगर ये थीटा है तो इसके परपेंडिकुलर हमेशा सेम थीटा बनाता है, याद ही होगा। अगर कोई लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बना रही है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, जो नॉर्मल लाइन है यहाँ पे, ये वर्टिकल से सेम थीटा बनाता है, तो ये थीटा, तो बच्चों ये थीटा होगा। क्लियर है बातें। तो हम लोग इस वाले को थीटा बोल सकते हैं, है ना। अगर इसको एक्सटेंड किया जाए तो ये परपेंडिकुलर ही तो है, तो ये हो गया। और अगर यहाँ पर एंगल देखा जाए तो ये भी थीटा होगा, है ना। अगर ये थीटा है बच्चों, तो ये भी थीटा होगा। ये सब तो बेसिक सी नॉलेज है, पता ही होगा। तो दोनों को तोड़ने का तरीका क्या है, इधर की तरफ जो आएगा बच्चों, आएगा एन कॉस सॉरी एन साइन थीटा, और इधर की तरफ आएगा एन कॉस थीटा बच्चों, और ये आएगा टी कॉस थीटा बच्चों, और नीचे की तरफ आएगा टी साइन थीटा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो मैंने बहुत क्लियर कट बना दिया है।
अब कितने देखो इस ब्लॉक का जो एक्सेलेरेशन है वो हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल फोर्सेस तो बैलेंस होंगे, तो लेट्स नॉट वरी अबाउट वर्टिकल वाले फोर्स की, क्योंकि वो बैलेंस हो रहा, तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम एक्सेलेरेशन के साथ वाला लेते हैं। तो एक्सेलेरेशन के साथ वाला अगर हम लेंगे बच्चों, तो वी हैव थ्री फोर्सेस, एक तो देख ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है, एक ये वाला फोर्स है, और ये दोनों फोर्स लेफ्ट में लग रहा है और ये राइट में लग रहा है, और नेट एक्सेलेरेशन लेफ्ट की तरफ है, तो कौन से दोनों फोर्सेस का सम बड़ा होगा? इन दोनों फोर्सेस का सम इससे बड़ा होने वाला है, पक्की बात है। तो कैसे लिखेंगे बच्चे इक्वेशन? यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे t प्लस एन साइन थीटा माइनस टी कॉस थीटा बच्चों इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल क्लियर कट आइडिया लग गया। इक्वेशन नंबर 1 बहुत बढ़िया, ये बात आनी चाहिए आपको। अब यहां पर अगर हम देखें एक्सिस के लॉन्ग, चलो फिर से एक बार कर दूं क्या? देखो ये इसका कंपोनेंट n cos थीटा, इधर t cos थीटा, n sin थीटा, t cos थीटा, और यहाँ पर t है बच्चों, तो इन दोनों का सम माइनस दिस इज गोइंग टू बी मास इनटू एक्सेलरेशन। करेक्ट है, वर्टिकल में भी कर सकते हो, वर्टिकल में करना चाहो तो कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है? mg लग रहा है, ऊपर की तरफ mg लग रहा है, बहुत बढ़िया। नीचे की तरफ कितना लग रहा है? कैपिटल, नीचे की तरफ कैपिटल mg प्लस t sin थीटा, ठीक है, प्लस n cos थीटा। लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा देखो, एनजी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल आ गया, तो हमें इस इक्वेशन की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम इससे सिर्फ एनजी निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा वेरिएबल एक्स्ट्रा इक्वेशन मतलब ऑब्वियसली कोई फायदा नहीं हमें, ठीक है। तो अगला फायदा कहाँ से होगा हमारा? अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं बच्चों, ये वाले फिगर को कॉपी कर लेते हैं, है ना। इस फिगर को हमने कॉपी कर लिया, इसको रिजोल्व करते हैं, ठीक है। देखो अगर इसको रिजोल्व करेंगे बच्चों, तो बहुत आसानी से रिजोल्व हो जाएगा। एक्सिस दिख रही है, तो कौन सा फोर्स रिजोल्व होगा? mg वाला फोर्स रिजोल्व होगा बच्चों, ये देख, इसके लॉन्ग mg का फोर्स रिजोल्व होगा, दैट इज इधर हमें याद रखो mg sin थीटा आएगा। अगर ये थीटा है तो ये थीटा है बच्चों, तो ये mg sin थीटा, और इधर की तरफ क्या आएगा? mg cos थीटा, और ये एक्सेलेरेशन आएगा, ये थीटा तो बच्चों ये भी थीटा होगा, इधर की तरफ क्या होगा? a cos थीटा, एक्सेलेरेशन को भी ब्रेक करना पड़ेगा, इधर की तरफ आएगा a sin थीटा, है ना। तो दूसरे कलर से कर देंगे, कंफ्यूजन आएगी नहीं तो, ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ येलो से कर देते हैं। इधर की तरफ क्या है बच्चे? ये है, ये थीटा है, तो ये हो जाएगा a sin थीटा, और ये हो जाएगा a cos थीटा। ये हो जाता है, प्रैक्टिस करोगे तो कुछ ज्यादा वो नहीं लगेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं लगेगा। अब देखोगे तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो mg sin थीटा इज द ओनली फोर्स, लेकिन ओनली नहीं है, एक्चुअली टेंशन भी तो है, दो फोर्स है, mg sin थीटा एंड टेंशन, वी हैव टू फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस। और जो नेट एक्सेलेरेशन होगा किधर भी मान लो, चाहे ऊपर मान लो चाहे नीचे मान लो, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन AR भी है और एक cos थीटा भी, तो तुम्हारी मर्जी, तुमने नीचे मान लिया, लेकिन जो मानोगे उसके हिसाब से इक्वेशन लिखना बच्चों, जो मानोगे इसके हिसाब से लिखना। mg sin थीटा माइनस टी, अगर मैंने माइनस किया, मैंने mg sin थीटा को बड़ा मान लिया और t को छोटा मान लिया, इक्वल्स टू मास इनटू AR माइनस a cos थीटा बच्चों, है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड, करेक्ट है बात। अगला क्या आएगा सिचुएशन? अगला होगा वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसके लॉन्ग, तो यहाँ पर दो फोर्सेस है, mg cos थीटा और n है, तो किसको बड़ा मान लिया? आपकी मर्जी यार, आप किसको, अच्छा वैसे यहाँ पर तो एक ही एक्सीलेशन है, तो आपको नीचे ही मानना पड़ेगा, ऊपर मानोगे तो फिर माइनस लगाना पड़ेगा। तो mg cos थीटा माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू बच्चों m a sin थीटा। अब प्रॉब्लम वही सेम आती है, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 हो गया बच्चों, और इक्वेशन नंबर 4। प्रॉब्लम क्या आएगी? मैं यहाँ पर अननोन अगर गिनूं, अननोन गिनूं, तो कितने अननोन है? देखो गिनता हूं मैं, देख बच्चे अननोन गिनता हूं मैं। अननोन अगर मैं गिनूंगा तो पहला आएगा, लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस थिंग, क्योंकि ये किसी काम के नहीं मान लिया, तो पहले देख इन तीनों में देखते हैं, 1 2 3, और यहां पर क्या रहा? एक नॉर्मल, ठीक है, 1 2 3 कैपिटल A 4, 4 इक्वेशन। और ये वाला अगर लेते तो यहाँ पर एनजी एक्स्ट्रा आ जाता, तो फिर पांचवा नोन भी आ जाता, तो हमें पांचवी 4 इक्वेशन होती है, तो इसलिए ये इसकी जरूरत नहीं पड़ रही हमें, क्योंकि ये तीनों डिपेंडेंट है, तो हमें वी नीड एक्स्ट्रा इक्वेशन। तो कहां से निकालेंगे? फिर से कंस्ट्रेंट इक्वेशन बच्चों, कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। क्यों ध्यान से देखना पड़ेगा? कंस्ट्रेंट इक्वेशन यहाँ जो निकलेगी बच्चों, वो अगर कंस्ट्रेंट से ही हम लोग पांचवी इक्वेशन निकालेंगे। ऐसे अच्छा चलो देखना चाहो तो देख लो इसको, मतलब ये तो समझा रहा ना कि 4 इक्वेशन थी यहाँ पे, जैसे एक इक्वेशन ये, दूसरी ये, तीसरी ये बच्चों, चौथी ये, तो टोटल यहाँ पर जो 4 वेरिएबल दिखा, तो ये वाला वेरिएबल बढ़ जाता तुम्हारा, ये पांचवा हो जाता, तो हमारे पास 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल और 4 इक्वेशन, तो मुश्किल हो जाती है, इसको सॉल्व इम्पॉसिबल है, मतलब मैथ तो अलाउ करती ही नहीं है। तो अगर मैथ नहीं अलाउ कर रही बच्चों, तो क्या करेंगे उसको? फिर इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन जनरेट ही करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फटाफट तो नहीं लग रहा बहुत में, कोई बात नहीं यार, थोड़ा स्लो कर लेना वीडियो की पेस, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि यहां पर हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन की आवश्यकता है। तो एक्स्ट्रा इक्वेशन कौन देगा? तो मतलब हमने रिलेटिव, जो रिलेटिव वाली बात है, स्टेटमेंट जो हमने स्टेटमेंट 3 सीखी थी, उसके बावजूद जो रिलेटिव एक्सेलरेशन वाली स्टेटमेंट थी,
उसके बावजूद भी हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए। अगर स्ट्रिंग आ गई है, स्ट्रिंग ब्लॉक, जैसे ब्लॉक और ब्लॉक सिस्टम में स्ट्रिंग आई है, तो वो पक्के से एक इक्वेशन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि तुमने एक नया कंस्ट्रेंट इंट्रोड्यूस किया, तुमने एक्चुअली स्ट्रिंग यहाँ इंट्रोड्यूस किया है। अगर स्ट्रिंग इंट्रोड्यूस किया तो बिना इस कंस्ट्रेंट को सॉल्व किए तुम आगे जा नहीं सकते। कंस्ट्रेंट क्या है कि स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी बच्चों फिक्स्ड होगी। और तो उसको हमने कैसे सॉल्व किया, बहुत आसान सा तरीका है, बहुत आसान सा तरीका है। हम पहले इसका वो बना लेते हैं, डायग्राम को बना लेते हैं वापस से। तो ये डायग्राम बन गया बच्चों हमारा, ठीक है, ये लो डायग्राम बन गया। अब सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा वो ये आएगा, यहाँ पे ये वॉल है, ठीक है, ये थीटा है। प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये हमें हमें स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट कैसे लिखते थे, हम क्या करते हैं, जैसे ब्लॉक की डिस्टेंस हमने यहाँ पर x मार्क कर दी, तो वेज की डिस्टेंस क्या होगी, एक्चुअल वेज की जो डिस्टेंस है वो एक डायमेंशन में नहीं चेंज हो रही, वो दो डायमेंशन में चेंज हो रही है। देखो वेज है ना, ऐसे आ रहा है, देखो अभी यहाँ है, थोड़ी बार और नीचे जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये वन डायमेंशन में नहीं चेंज हो रहा, ये वन डायमेंशन में नहीं चेंज हो रहा ना, ये ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ रहा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब इसको वन डायमेंशन में करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रिलेटिव डिस्टेंस लिखते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस कहाँ लिखते हैं, हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर को, अब ध्यान से समझना, चलो इसको थोड़ा फिर से बना लेते हैं ताकि हमें, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है, ये लगता बहुत आसान सी है लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। इसको फिर से बना लेते हैं ना, ताकि हमारे लिए कोई झामा ना दिखे, कोई झामा नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ये लो, ओके, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, देखिए ये एक सिंगल स्ट्रिंग है, ये सिंगल स्ट्रिंग है, समझ में आना चाहिए तुम्हें, ये सिंगल स्ट्रिंग है बच्चों, और ये कैपिटल एम मास है, ये स्मॉल एम मास। हमें सिर्फ इक्वेशन जनरेट करनी है एक्सेलेरेशन। अब इसका एक्सेलेरेशन हमने लेफ्ट की तरफ माना था ए आर, ए माना था, ठीक है, और इसका ए आर था अगर आपको याद हो, और इसका था तुम्हारा, इसको अगर नेट ग्राउंड के साथ बना दो तो कैपिटल हो जाएगा, करेक्ट है बात। अब लेंथ के साथ इसको कैसे लिखेंगे, लेंथ के साथ कैसे लिखेंगे, देखो ये फिक्स पॉइंट है, वॉल को फिक्स पॉइंट मान सकते हैं, और यहां से इसकी दूरी हम लोग कैपिटल एक्स लिख सकते हैं, कैपिटल एक्स, ठीक है। अगर हमने इसको कैपिटल एक्स लिख दिया, ध्यान से समझ, इसको कैपिटल एक्स लिख दिया, ठीक है, अगर हमने इसको कैपिटल एक्स लिख दिया तो इसकी लेंथ जो होगी, मैं वही बता रहा था कि इसकी लेंथ ऐसा लीनियर चेंज नहीं है, जैसे इस ब्लॉक की लेंथ इसके रिस्पेक्ट में लाइन के लॉन्ग, इसी लाइन के लॉन्ग चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी कैसे, यहाँ है, यहाँ है, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, थोड़ी देर बाद यहाँ होगा, ऐसे करके ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है। अगर ऐसे ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है तो हम इसको लीनियर नहीं लिख सकते। लेकिन अगर हम एक ऑब्जर्वर बिठा दें इसके ऊपर, पुली के ऊपर ऐसे, तो अब ये पुली के ऊपर अगर आप ऑब्जर्वर बिठा देते हैं, मस्त एक ऑब्जर्वर बिठा दें, तो पुली ना इसको रेस्ट पे दिखेगी, पता ही हमें, अगर हम अर्थ, तुम अर्थ पे बैठे हो, तुम्हें पता है इस बात, तुम्हें क्या किस पे दिख रहा है, रेस्ट पे दिख रहा है, तो जो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन आएगी वो अर्थ से आएगी और तुम्हें रेस्ट पे लगेगा। तो तुमने क्या किया, एक ऑब्जर्वर को बिठा दिया पुली के ऊपर, तो उसे लग रहा है जी पुली तो रेस्ट पर है, और ये जो ब्लॉक मूव कर रहा है ना वो अलोंग द सरफेस मूव कर रहा है, लेकिन ये इसी के रिस्पेक्ट में दिखेगा। तो जो ब्लॉक का उसे लेंथ दिखेगा विद रिस्पेक्ट टू वेज ही दिखेगा, ब्लॉक का लेंथ विद रिस्पेक्ट टू वेज दिखेगा। तो इसने बोला कि ऐसा करते हैं, यहां से दूरी मार्क कर देते हैं, लेकिन ये दूरी ग्राउंड के साथ नहीं होगी, रिलेटिव होगी, एक्सआर होगी। एक्सआर मतलब रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ ब्लॉक फ्रॉम पुली विद रिस्पेक्ट टू वेज, है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, तो ये रिलेटिव डिस्टेंस होगी। अच्छा एक बात सही है कि सम ऑफ द लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज, चाहे जिस फ्रेम से देखो, जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वो चेंज होते हुए दिखता नहीं है, तो लेंथ इज नॉट नेवर गोइंग टू चेंज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और विद रिस्पेक्ट टू सम मूविंग फ्रेम, डज नॉट मैटर। तो लेंथ इज गोइंग टू बी लेंथ, लेंथ इज गोइंग टू बी सेम। तो हमने कहा कि जब अब लेंथ कैसे लिखेंगे, अब देखो एक्सआर के टर्म में लिखेंगे, जहां पर भी दो डायरेक्शन में मूव करेगा वहां एक्सआर के टर्म में लिखेंगे। अच्छा अभी और प्रैक्टिस करा के फटाफट तुम्हें ऐसे टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा ताकि फटाफट ऐसे मजा सा आ जाए तुम्हें, ठीक है। तो अब लेंथ कैसे लिखोगे, एक्स प्लस बच्चों एक्सआर लिख सकते हैं, एक्स प्लस एक्सआर इक्वल टू एल। अब ध्यान से देख, अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये वाला एक्सेलेरेशन तो ग्राउंड से आएगा, ये वाला रिलेटिव आएगा, और टोटल सम जो होगा वो तो जीरो ही रहेगा। तो इसको इसको जब डिफरेंशिएट कर तो ये बढ़ रहा है घट रहा है, देखो ये इधर की तरफ है, एक्सेलेरेशन तुमने इधर की तरफ आना है, तो घट रहा है बढ़ रहा है, तो ये एक्स घटेगा बढ़ेगा, इधर आएगा, इधर एक्सेलेरेट करेगा तो घटेगा बढ़ेगा, तो बता दे भाई घटेगा, तो इसको माइनस से लिख सकते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन याद है, डी टू कैपिटल एक्स अपॉन डी टी टू बच्चों प्लस डी टू बाई डी टी टू इंटू एक्स आर इक्वल टू बच्चों जीरो। तो इसको माइनस से लिख सकते हैं, क्यों इसको माइनस क्यों लिख रहे हैं, ध्यान से सुन फिर से, ये x यहां से लेंथ है और एक्सेलेरेट इधर की तरफ कर रहा है, और इधर की तरफ एक्सेलेरेट होने की वजह से x डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब जो इसका डबल डेरिवेटिव का नेगेटिव आएगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा तो डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव, सिंगल डेरिवेटिव भी नेगेटिव आएगा, और अगर इंक्रीज कर रहा है बच्चों, अगर इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव होने वाला है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आर इक्वल टू जीरो। तो वी गॉट ए आर इक्वल टू ए। अब यही आपकी पांचवी इक्वेशन है। इसके बाद बड़ी आसानी से वी गॉट फाइव इक्वेशन, पांचवी इक्वेशन आएगा, तो कंस्ट्रेंट से मिला ए आर इक्वल टू ए बच्चों, इसको लेके सॉल्व कर जाओ, अपने आप फटाफट सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नहीं आया समझ में, नहीं आया, अगला करते हैं। ये एससी वर्मा का बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है,
सारी सरफेस स्मूथ है। अच्छा, ऊपर के किसी भी क्वेश्चन में फ्रिक्शन कहीं नहीं माना, सारी पुलीज मासलेस है, स्ट्रिंग मासलेस है, कहीं कुछ मत मानना, मतलब कुछ मानने का मतलब जो स्टैंडर्ड दिया वही मानना है। तो इस क्वेश्चन में भी सारी सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, हालांकि फ्रिक्शन के साथ भी हो जाएगा। स्मूथ है, पुलिस मासलेस है, मासलेस पुली, ठीक है ना, इनएक्सटेंसिबल पुली, ठीक है, सब कुछ मासलेस पुली, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, है ना, ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम एंड कैपिटल एम बच्चों। तो क्या करेंगे अपन, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के लिए क्या करेंगे, सेम स्टैंडर्ड तरीका होगा बच्चों, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, तो सेम स्टैंडर्ड तरीका फॉलो करेंगे बच्चे, एफबीडी वगैरह बनाएंगे, ठीक है, एफबीडी बना लेते हैं, एफबीडी बनाएंगे, यहां पर पुली को इसके साथ ही रखेंगे, इस बात को ध्यान रखना, पुली को इसके साथ रखेंगे। मैंने बोला पुली अगर किसी ब्लॉक के साथ कनेक्टेड है, वेज के साथ कनेक्टेड है, तो वी नीड टू मेक श्योर बच्चों कि पुली ब्लॉक के साथ आती है, ताकि हमें एफबीडी बनाने में झावा ना हो। ये बात प्लीज ध्यान रखना, सारे के सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, जो यहां पर मैं बोल रहा हूं, ये पुलिस के देखो बहुत सारे बच्चे इसको अलग बनाने बढ़ जाएंगे, तो उसमें कंफ्यूजन आती है। यहाँ अगर तुम इसको इसके साथ बना लोगे तो कंफ्यूजन नहीं आएगी, है ना। तो अगर अब इस पे फोर्सेस सारे दिखाओगे तो कौन कौन सा फोर्स आएगा, अलग कलर ले लेते हैं, इधर की तरफ एक टेंशन दिखाओगे और इधर की तरफ, ये देखो, यही फायदा होता है हमें, हम स्ट्रिंग का टेंशन ही इस पे दिखा सकते हैं। और नीचे की तरफ बच्चों का लगेगा कैपिटल एम जी, कैपिटल एम जी, ठीक है, कैपिटल एम जी लगेगा, और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, एन जी लगेगा, करेक्ट है। और एक नॉर्मल फोर्स देखो, ये कॉन्टैक्ट में इसके साथ, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, ठीक है, ये इसके साथ कॉन्टैक्ट में, तो इसको पुश कर रहा होगा, तो इस पे पीछे की तरफ भी एक फोर्स आ रहा होगा बच्चों, नॉर्मल। और कोई फोर्स आ रहा है, यस वी हैव अनदर फोर्स, डोंट फॉरगेट फोर्सेस, ये भी। अच्छा, मैंने हर जगह टेंशन सेम क्यों लिया, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, ये ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, तो एक ही स्ट्रिंग है बच्चों, तो एक ही स्ट्रिंग है, तो सब जगह टेंशन सेम ले लेंगे, करेक्ट है, करेक्ट है, फोर्स बना दिया। अब अगर इस छोटे से ब्लॉक का हम एफबीडी बनाएं, छोटे से ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, तो छोटे से ब्लॉक हमने एफबीडी बना दिया। अगर फोर्सेस दिखा तो ऊपर की तरफ बच्चों टेंशन टी लगेगा, स्मॉल एम जी नीचे की तरफ लगेगा, नॉर्मल इधर की तरफ आएगा, कौन सा नॉर्मल, देख बेटा इसका पेयर फोर्स तो आएगा ना, इसका पेयर फोर्स आएगा इधर की तरफ। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो वी गॉट टू ड्रॉ एवरीथिंग जो भी यहाँ पर हो सकता था, हमने सारे फोर्सेस दिखा दिए हैं, ठीक है, हमने सारे फोर्सेस दिखा दिए हैं। अब क्या करें, इसका एक्सेलेरेशन डायग्राम बनाया, बता दोनों का एक्सेलेरेशन डायग्राम, जैसे इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन डायग्राम तो बहुत ही आसान है भाई, इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन तो बहुत, किधर होगा, या तो राइट होगा, ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट में, तो या तो राइट होगा तो लेफ्ट होगा। तो इसका एक्सेलेरेशन डायग्राम मैंने इधर की तरफ माना, कैपिटल ए। अब जो चैलेंज आ रहा है बच्चों, जो चैलेंज आ रहा है वो इसके एक्सेलेरेशन के साथ आ रहा है, इसके एक्सेलेरेशन के साथ, तो इसका एक्सेलेरेशन किधर माना जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन किधर माना जा रहा है, देखो ये नीचे भी आ रहा है, साथ में इसके धक्के हुए इधर भी आ रहा है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर एक ब्लॉक किसी मूविंग सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो उसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन उस सरफेस के साथ ही होता है, याद आ जाना चाहिए आपको। तो इसका सरफेस के अलॉन्ग एक्सेलेरेशन ए आर लिया, लेकिन हमें पता हम इसको रिलेटिव में नहीं लिख सकते, उसको ग्राउंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसका वाला ऐड करना पड़ेगा, किसके साथ, इसी के साथ तो था ना भाई, इसका रिलेटिव एक्सेलेरेशन इसके साथ पता है, और इसका ग्राउंड के साथ एक्सेलेरेशन राइट की तरफ है बच्चों, हम इसका राइट वाला ऐड कर देंगे इधर की तरफ, लो हो गया, कैपिटल है, अभी ग्राउंड के साथ हो गया, बहुत अच्छी बात। अब ऐसा करते हैं, इस पे एफ इक्वल टू एम अप्लाई करना शुरू करते हैं। देखो सिर्फ यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन लिख लेते हैं, फटाफट लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अगर सारे फोर्सेस या तो हॉरिजॉन्टल में तो वर्टिकल में, तो इसमें एक्सिस वगैरह रिजॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, ना एक्सिस मानने की आवश्यकता ना रिजॉल्व, इनफैक्ट एक्सिस मानना चाहो तो इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, और सारे फोर्सेस रिजॉल्व है ऑलरेडी। तो क्या कहेंगे, 2t, है ना, देख फटाफट, 2t बच्चों, 2t, इस पे इस वाले पे लगा रहे हैं, कैपिटल एम पे, कैपिटल एम पे, कैपिटल एम पे, तो क्या हो जाएगा, 2t माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू, 2t माइनस नॉर्मल इक्वल्स टू बच्चों इसका मास इनटू एक्सीलरेशन, करेक्ट है। वर्टिकल में देखेंगे, एन जी इक्वल्स टू कैपिटल एम जी प्लस बच्चों टी, इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्मॉल एम पे देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, नॉर्मल इक्वल्स टू स्मॉल एम इंटू ए बच्चों, ठीक है, कैपिटल ए, इनफैक्ट सॉरी कैपिटल ए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लगा, नीचे की तरफ नेट एक्सेलेरेशन है, तो क्या लगाएंगे, देख नीचे की तरफ नेट एक्सेलेरेशन है, तो एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए आर बच्चों, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए आर, ये आई थिंक सबको दिख रहा होगा, एम जी माइनस ये वाला एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए आर, तो हमने बना लिया। चैलेंज क्या आएगा, हमने 4 इक्वेशन बना लिया, फिर से अगेन बच्चे हमने रिलेटिव माना, उसके बाद भी स्ट्रिंग तो कनेक्टेड है ना, तो चैलेंज अभी भी वही सेम है। क्या चैलेंज है हमारा, कि अभी भी यहाँ पर इक्वेशन कम होगा, 100% इक्वेशन कम होगा, क्योंकि तुमने कंडीशन वही डाली है। चलो जोड़ते हैं, इक्वेशन कितनी है, इक्वेशन कितनी, अननोन कितने, एक अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, 4 अननोन,
एंड वी गॉट अनदर अननोन फिफ्थ। एंड कितनी इक्वेशन है? 4। इसका मतलब है वी नीड टू मेक श्योर कि हमारे पास एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आनी चाहिए। कहां से आएगी एक्स्ट्रा इक्वेशन? फिर से वही स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स हम एक्स्ट्रा इक्वेशन निकालेंगे। लेट अस कॉपी दिस फिगर, ठीक है, और यहीं से हम लोग इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कॉपी कर लें, ठीक है, चलो यहीं से लेंथ निकालेंगे, फटाफट हो जाएगा कुछ। अब तो देखो फिक्स पॉइंट कहाँ लोगे बता, फिक्स पॉइंट ये ले लें, ये फिक्स पॉइंट हो गया, या इसी को फिक्स पॉइंट ले लेते हैं। अब इस ब्लॉक की लेंथ कितनी होगी? लेट्स अज्यूम इस ब्लॉक की लेंथ हो गई कैपिटल एक्स, और ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? ये लेंथ हो जाएगी, ये तो फिक्स्ड ही लेंथ है, ये फिक्स्ड लेंथ है, ये लेंथ फिक्स्ड है, तो इसको हम लोग स्मॉल एन मान ले सकते हैं। और ये लेंथ देख, ये इसके साथ ही कनेक्टेड है, तो ये वाली लेंथ और ऊपर वाली सेम ले सकते हैं। और इस डिस्टेंस को क्या लेना चाहिए? इसको, ये वाली, इसको हम लोग रिलेटिव डिस्टेंस लेंगे। क्यों? क्योंकि रिलेटिव क्यों लेंगे? अगर रिलेटिव नहीं लेंगे तो बताया कि रिलेटिव का डिफरेंशिएशन रिलेटिव आ जाएगा, रिलेटिव डिस्टेंस का या रिलेटिव पोजीशन वेक्टर का जो डिफरेंशिएशन रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा। लेकिन हम इसका एब्सोल्यूट तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि जो इसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, ये जब ऑब्जर्वर को देख, ऐसे सोच, अगर ऑब्जर्वर को यहाँ बैठाएंगे तो उसको फिक्स दिखेगा, और इसके रिस्पेक्ट में ये इसी के लॉन्ग चेंज हो रहा है। तो वर्टिकल में जो चेंज आता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोल देते हैं। लेकिन एंगल पर आएगा तो एंगल पे तो हमने देखो, अगर हम इसको मान लो कुछ एक्स मानते है ना, इधर से एक्स मानते तो ये नीचे भी जा रहा होगा। अगर मान लो यहाँ से कुछ एक्स मानते तो ये नीचे भी जा रहा होगा, और नीचे भी जा रहा होगा, और राइट भी जा रहा है। तो हमें दोनों डायरेक्शन में मानना पड़ेगा, तो ये कंफ्यूजन होती है। इसलिए हमेशा रिलेटिव मान के छोड़, यहाँ रिलेटिव मानो, और रिलेटिव मान के करने में तुम्हारा आंसर बन जाएगा, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जर्वर यहाँ बिठाओगे, क्योंकि सम ऑफ द लेंथ विद रिस्पेक्ट टू 4 रिलेटिव से, देखो पॉइंट तो फिक्स ही होते हैं ना, पॉइंट फिक्स होते हैं, तो टोटल लेंथ जो आने वाला है वो सेम होगा, इस बात को समझो। तो इसको हमेशा रिलेटिव माना। अगर एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे जा रहा है, तो जहां से, जैसे ये जो यहाँ से यहाँ तक पोजीशन होगी, रिलेटिव में एक्स आर के अकॉर्डिंग ही चेंज हो रही होगी, हम लोग कह सकते हैं अच्छी बात है। चलो, और टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम लोग कैपिटल ले लेते हैं, तो क्या लेंगे? कैपिटल एक्स प्लस एल प्लस कैपिटल एक्स प्लस एक्स आर बच्चों इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। एक बार मैं और इस चीज को समझा देता हूँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, शायद थोड़ा फटाफट आपको लग सकता है, मैं फिर से समझाता हूँ, कंफ्यूजन आ सकती है। देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो यहां से यहां तक की लेंथ बच्चों हमने कैपिटल एक्स लिया, फिर इसको एल ले लिया, इसको हमने कैपिटल एक्स माना, और इसको एक्सआर माना हमने। एक्सआर का मतलब क्या होगा? एक्सआर का मतलब ये है, एक्सआर का मतलब क्या है? एक्सआर का मतलब ये है बच्चों कि रिलेटिव डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पुली, एंड दैट पुली इज एक्सीलरेटिंग राइटवर्ड। तो रिलेटिव डिस्टेंस हमने देखा, तो ये एक्चुअली हमें इसी के अलावा मूव करते हुए दिखेगी। तो जब रिलेटिव डिस्टेंस लिया या रिलेटिव पोजीशन वेक्टर लिया, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो इसका रिलेटिव एक्सीलरेशन ही आएगा, है ना। तो यही फायदा होता है हमें। अगर अगर ग्राउंड से देखते हैं तो ये ब्लॉक जो है, इसका रिलेटिव, इसका इधर भी तरफ जा रहा होता है, इधर भी जाता, तो बड़ा वियर्ड सा मोशन होता, तो इसकी पोजीशन वेक्टर मार्क करने में हमें दिक्कत हुई। हम चाहते सारा लीनियर ही मार्क हो। लीनियर मार्क करने में क्या होता है कि टाइम के साथ डिफरेंशिएट करते तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है ना। चलो बहुत बकबक कर लिया मैंने इस बारे में, तो आप इसको और सिंप्लीफाई करते हो तो 2x प्लस एल, 2x प्लस एक्स आर इक्वल टू एल माइनस एल, डिफरेंशिएट, ये तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 2d2 कैपिटल x बाई dt2 प्लस d2 d बाई dt2 इक्वल्स टू, है ना, एक्स आर इक्वल्स टू 0 बच्चों। तो ये डबल डेरिवेटिव इधर से लिया, देखो इधर से लिया तो एक्सीलरेशन इधर की तरफ माना है, तो ये नेगेटिव आएगा। आई होप से समझ आ रहा होगा। कैपिटल एक्स यहाँ से माना था, और इधर की तरफ क्या था हमारा? ए था, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस ए बच्चों। अब प्लस ए आर तो बढ़ ही रहा है, कैसे पता ए आर बढ़ रहा है? क्योंकि ए आर, एक्स आर नीचे की तरफ और ए आर भी नीचे की तरफ है, तो ए आर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स आर बढ़ रहा है, मतलब एक्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ ए आर बढ़ रहा होगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? प्लस ए आर, ठीक है, प्लस ए आर इक्वल टू 0, तो ए आर इक्वल टू 2 है बच्चों। तो वी गॉट अनदर इक्वेशन, पांचवा इक्वेशन, ठीक है। तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं, ताकि हमें, देखो बहुत आसान सी इक्वेशन है यार, अगर इसकी तो जरूरत ही नहीं है हमें, इस वाली इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। एन की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो 2t माइनस स्मॉल एम ए, मैं सॉल्व कर देता हूँ, एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर देता हूँ। 2t माइनस स्मॉल एम कैपिटल ए, है ना, इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए, करेक्ट है। तो 2t इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए बच्चों, ठीक है। और t की जगह क्या डाल सकते हैं? यहाँ से डाल सकते हैं, t की जगह डाल सकते हैं ये, तो t की डाल सकते हैं एम जी माइनस एम ए आर, t की जगह डाल सकते हैं 2 एम जी माइनस एम ए आर। ये कैसे होगा? अरे भाई देखो ना, यहाँ पे तो लिखा तो है एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए आर है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम जी माइनस एम ए आर बच्चों। ये मैं ऊपर कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया, तो इसको उठा के मैंने क्या किया? टेंशन को उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो 2 एम जी माइनस एम ए आर इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू ए बच्चों, ठीक है। और ए आर क्या है? ए आर क्या है? 2 है, तो 2 इज स्मॉल एम जी प्लस एम इंटू 2 ए बच्चे, ठीक है, इक्वल्स टू स्मॉल एम प्लस
कैपिटल एम इंटू, ये ए आर की जगह पर हमने देखो यहाँ डाल दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2mg प्लस 4 स्मॉल एम ए इक्वल्स टू स्मॉल एम ए प्लस कैपिटल एम ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको अरेंज कर लेंगे तो हमें ए आर मिल जाएगा। ये तो बहुत आसान सही है, अब तो ज़्यादा झमा नहीं दिख रहा है इसमें, तो बड़ी आसानी से आपको कैपिटल ए दिख जाएगा, यहाँ पे कैपिटल ए कॉमन ले लो, ठीक है बच्चों। तो कैपिटल ए बड़ी आसानी से दिख गया, तो ये सॉल्व हो जाएगा अब तुम्हारा। मतलब सॉल्विंग इतनी मुश्किल नहीं होती, ये क्वेश्चन तो आ सकता है, मतलब क्योंकि इसे सॉल्विंग इतनी मुश्किल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी आसानी से आपने चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। अच्छा, बहुत सारे, अब देखो अब सारा एफबीडी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बार बार एफबीडी बनाकर इस चीज को वेरीफाई कर रहे हैं कि हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन की आवश्यकता है। तो हमें अब पता चल चुका है हमें एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, तो आगे के 2 क्वेश्चन में सीधा एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखते हैं फटाफट, ताकि एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखना आ गया एक बार तो काम बन जाएगा हमारा। एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखना आ गया, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखते हैं। इसमें कैसे लिखेंगे बच्चों एक्स्ट्रा इक्वेशन? सीधा कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब बताओ अगर यहाँ पर कंस्ट्रेंट इक्वेशन सीधा लिखेंगे तो कैसा होगा? इसका नेट एक्सेलरेशन किधर ले सकते हैं? इसका इधर की तरफ ले सकते हैं ए। अब इसका फिर से वही सेम प्रॉब्लम आएगा, इसका वाला, इसका एक्सेलरेशन ए आर पता होगा तुम्हें, है ना। यहां पर सीधा लिखता हूं फाइंड कंस्ट्रेंट एक्सेलरेशन रिलेशन। खुद से लिख दो, जनरल लिख दो, अब एग्जाम में पूछेगा तो उसके हिसाब से करेंगे ना हम लोग। तो यहाँ ए आर मान लिया, और अगर इसको देखेंगे तो इधर ये ए हो जाएगा, करेक्ट है, ऐड होके ग्राउंड के साथ हो गया। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे आएगा? कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे आएगा? जो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन की हम लोग बात करते हैं बच्चों, फाइंड, इनफैक्ट मैं इसको ऐसे प्रिसाइजली ज्यादा बोलना चाहूंगा, फाइंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन, फाइंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन बच्चों, स्ट्रिंग की वजह से। तो फिक्स पॉइंट कहाँ ले लो? फिक्स पॉइंट कहाँ ले लो? फिक्स पॉइंट ये आपका हो गया, यहां से इसकी पोजीशन मार्क कर दिया हमने एक्स आर, एक्स मान लिया, और इसकी दूरी हम लोग क्या मानते थे? एक्स आर। तो वहीं से पता चलता था कि इसका रिलेटिव एक्सेलरेशन ए आर होता था, ग्राउंड के साथ अगर कन्वर्ट करना तो ये ओ हो जाता था, और इसका ए होता था, अगर आपको याद हो तो। सेम बात है, नहीं समझा? फिर से देखो, मेथड ये था बच्चों कि हम लोग एक फिक्स पॉइंट से दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन लेते थे। इन फिक्स पॉइंट से दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन, तो इसकी फिक्स पॉइंट से दूरी ग्राउंड के साथ कैपिटल एक्स पता है हमें, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये फिक्स दूरी है, तो इसके टर्म में लिख लेंगे, चिंता मत करो। और इसको हम लोग क्या लेंगे? यहाँ से लेते हैं, यहाँ पुली पे एक ऑब्जर्वर बिठाते हैं, और यहाँ से दूरी क्या लेते हैं? एक्स आर। रिपीट कर रहा हूँ, एक्स आर ले लेंगे, ठीक है। एक्स आर ले लिया हमने, बहुत अच्छी बात है, एक्स आर ले लिया। अब क्या होगा हमें पता है कि इसके अलावा जो रिलेटिव एक्सेलरेशन आएगा वो ए आर आएगा। अगर इसको ग्राउंड के साथ कन्वर्ट करना है तो इसमें ए ऐड करना पड़ेगा, ये सब याद रहना चाहिए। ग्राउंड के साथ कन्वर्ट करके ही तुम एफ इक्वल्स टू में अप्लाई कर सकते हो। अब क्या करेंगे? अब ए आर, और अब इसका एक्सेलरेशन हमने ए लेफ्ट की तरफ माना था, तो अब ए और ए आर के बीच में रिलेशन निकालना है, तो टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग लिखते हैं। तो बच्चों टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगी? यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से आगे की दूरी कितनी? एक्स, यहाँ से आगे क्या है? स्मॉल एल मान लेते हैं, फिर यहाँ फिर कैपिटल एक्स, और इसको एक्स आर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? एक्स प्लस, इसको एल मान लिया, फिर एक्स प्लस इसको क्या माना था हमने? एल बच्चों, प्लस एक्स आर इक्वल्स टू टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल। तो 2x प्लस एक्स आर इक्वल्स टू एल माइनस एल बच्चों। डिफरेंशिएट करेंगे तो ट्वाइस डी टू एक्स बाई डी टी टू, है ना, प्लस डी टू एक्स आर अपॉन, ऑल राइट, एक्स आर अपॉन डी टी इक्वल्स टू 0। इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं, देखो अब ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ अगर तुमने माना है, इसी के हिसाब से सॉल्व करना, आप जिधर माना उसी के हिसाब से एफबीडी में सॉल्व होना चाहिए। तो अगर तुमने ए इधर की तरफ माना है तो एक्स क्या होगा? बढ़ रहा होगा, घट रहा होगा? अच्छा देखो, यू समटाइम यू फाइंड इट कि भाई ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा जा रहा है, लेकिन ये सीखना तो पड़ेगा ना भाई। बहुत सारे बच्चे को बहुत डिफिकल्ट हो गया भाई, बहुत डिफिकल्ट नहीं, कुछ नहीं डिफिकल्ट है। अगर इसको ध्यान से, 1 घंटे का तो लेक्चर होता है, 1 घंटे तो इंसान का नॉर्मल फोकस टाइम होता है। आप 1 घंटे तक नहीं पढ़ पा रहे हो तो देखो एग्जाम तो आपका 3 घंटे फोकस करना पड़ता है, तो इनफैक्ट आपको 3 घंटे पढ़ने की आदत होनी चाहिए। 1 घंटे भी मतलब एग्जाम बहुत ही डिफिकल्ट आता है, एडवांस का मतलब बहुत डिफिकल्ट रहा है, ट्रस्ट नहीं, ऐसा नहीं कि तुम उसको हल्के में तुम सिर्फ 50% नंबर नहीं ला सकते, हल्के में 20% नहीं ला सकते, मैं बता रहा हूँ। एडवांस के ऊपर तो बड़ा ही, तो इसलिए हमें 3 घंटे लगातार बैठ के, चाहे वो जितनी डिफिकल्ट हो चाहे आसान हो, हमें फोकस करने की अच्छी आदत होनी चाहिए। आईटी करना तो यार रूल्स को बहुत अच्छे से घोटना पड़ता है। तो देखो ये बात ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पर बच्चे, अब इधर की तरफ एक्सेलरेशन है और एक्स इधर की तरफ है, तो अगर इधर एक्सेलरेट करा तो एक्स बढ़ रहा है, घट रहा है तो इसको नेगेटिव लेंगे, तो -2 है बच्चे, प्लस एक्स आर किधर की तरफ है? एक्स आर नीचे की तरफ है, और ए आर नीचे की तरफ है, तो ए आर की डायरेक्शन में एक्स आर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा, तो इसको पॉजिटिव ले लेंगे। तो प्लस बच्चों ए आर इक्वल टू 0, तो जो रिलेशन आएगा वो आएगा ए आर इक्वल टू 2 है बच्चों। तो ये हो गया आपका रिलेशन, सीधा कंस्टेंट रिलेशन आएगा। बाकी जो इक्वेशन बनेगी यहाँ पे 4 इक्वेशन बनेगी, तो बनाओ, 5वीं आवश्यकता आपको पड़ेगी, मुद्दा ये बस 5वीं आपको ये आवश्यकता 101% पड़ेगी। क्लियर है बात? यहाँ पे 101% पढ़ने वाली है, कोई घबराने की बात नहीं है इसमें।
ठीक है ना। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से याद कर लो, समझ लो। हम अगले वाले में भी मतलब वी विल ट्राई की कंस्ट्रेंट रिलेशन लिख पाए। देखने में तो कितना डरावना लग रहा है ना, क्या दे दिया भैया आपने। नहीं नहीं, कुछ नहीं मुश्किल है बच्चों, कुछ नहीं मुश्किल है। देखो कि ये ब्लॉक है, डरो मत, ये ब्लॉक है ऐसे करके, और एक पुली यहाँ मासलेस स्ट्रिंग और बहुत सारी पुलिस मासलेस, और इसके ऊपर से क्रॉस करके एक ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, अब देखो इसमें फिर से देखो, दो इक्वेशन यहां से आएगी, दो इक्वेशन यहाँ आएगी, एक इक्वेशन कम बढ़ रहेगी। तो वो इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे? कंस्ट्रेंट इक्वेशन यहां लिखते हैं। मैं सीधा बोलता हूँ फाइंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन, फाइंड स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन। ठीक है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? आपको पता है एक फिक्स पॉइंट से दूरी लेना शुरू करते हैं, फिक्स पॉइंट से दूरी लेते हैं, दिस इज द फिक्स पॉइंट बच्चों। अब यहां से मैंने ब्लॉक की दूरी, देखो ये भी कनेक्टेड है, यहाँ दिख नहीं रहा था हालांकि, ये कनेक्टेड, ये भी मिस हो गया था, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ से ब्लॉक की दूरी हमने कैपिटल एक्स ले लिया, अगर ये कैपिटल एक्स है तो ये भी कैपिटल एक्स होगा, ये भी कैपिटल एक्स होगा, क्योंकि ये देखो इन दोनों के बीच की दूरी चेंज टाइम के साथ जो होगी वो सब सेम चेंज होगी, ये सारी लेंथ सेम तरीके से चेंज होगी। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, और ये भी एक्स होगा। कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 एक्स हो गया। लेकिन ये वाली जो दूरी होगी बच्ची, ये यहाँ समझने वाली बात है, ये वाली जो दूरी होगी ये क्या होगी? ये एक्स आर होगी, रिलेटिव डिस्टेंस वाली होगी। कहाँ से कहाँ? अब क्या करोगे, इस पे बिठा दो इसको, और यहाँ से इसको एक्स आर दिखेगा, और इसी के लॉन्ग चेंज होते हुए दिखेगा, और इसी के लॉन्ग चेंज होते हुए दिख रहा है तो इसी के लॉन्ग का एक्सेलेरेशन आएगा। ठीक है, इसी के लॉन्ग का एक्सेलेरेशन ए आर आएगा, और इसका एक्सेलेरेशन लोग राइट की तरफ मान लेते हैं, बड़े वाले ब्लॉक का ए मानते बड़े वाले ब्लॉक का, ए आर मानते रिलेटिव वाले का। और अगर देख, अब देख ध्यान से समझना, जो बड़ा वाला ब्लॉक है इसका एक्सेलेरेशन तो कुछ ऐसे आ रहा है इधर की तरफ ए, है ना, और जो छोटा वाला ब्लॉक है वो एंगल पर ऐसे है बच्चे, इसका ए आर इधर की तरफ आता है और इसमें ए इधर की तरफ ऐड कर देते हैं, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो वही सेम चीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टोटल लेंथ कितना लिख दें? ये भी एक्स, 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 और ये भी एक्स, और ये एक्स आर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 एक्स, ओ सॉरी 6 एक्स प्लस एक्स आर बच्चों इज इक्वल टू टोटल लेंथ। नहीं आया समझ में? मैं बताता हूँ फिर से एक बार और बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना, वरना घबराहट होनी शुरू हो जाएगी। देख, ये लेंथ x हुआ तो ये भी लेंथ x होगी, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। फिर ये दूरी भी x होगी, ये दूरी भी x होगी, क्योंकि ये भी नहीं, ये दूरी x है। तो ऐसा मिलेगा टोटल लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग लेंथ, और ये जिस रेट से दूरी चेंज होगी वो इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन होगा। ये बात समझ में आ रही है? इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन होगा जिस रेट से दूरी चेंज होगी, ये होगी, ये भी इसी का एक्सेलेरेशन बताएगा, ये भी इसी का एक्सेलेरेशन बताएगा, क्योंकि इसी फिक्स पॉइंट से इसकी दूरी है, और लीनियर डिस्टेंस है, लीनियर डिस्टेंस है तो इसका एक्सेलेरेशन बताएगा, वो यही बताएगा। लेकिन जो ये दूरी है वो रिलेटिव डिस्टेंस है, दैट इज इस ऑब्जर्वर के हिसाब से है। तो एक्स आर माना था, हमने कहा जी 6x प्लस एक्स आर, तो जो इसका डिफरेंशिएशन एक्स आर का आएगा वो ए आर आएगा। ठीक है, इस बात को प्लीज ध्यान रखना। तो ये रिलेशन की आवश्यकता हमें पड़ेगी। इनफैक्ट एफबीडी बनाते वक्त ए आर हमें पता होगा तभी इस चीज को कर पाएंगे। आई नो दैट प्रभु, लोग सबको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा रिलेटिवली चैलेंजिंग है, बट इसको ध्यान से रिलेट करने की कोशिश करो। कुछ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या चीज नहीं समझ में आ रही, तो आई ट्राई टू, मतलब ट्राई कि मैं पक्के से नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे डाउट लेके, तुम लोग कमेंट सेक्शन में लिखो तो सही, क्या ज्यादा डिफिकल्ट लगे, लिखो। कुछ दिनों में शायद आपकी जो भी क्लासेस होगी, हम कोशिश करेंगे अगर इंटरैक्टिव क्लासेस बनेंगे तो इंटरैक्टिव हो जाएगी, तो वहां पर हमको डायरेक्टली आपको इन्वॉल्व करके आपसे पूछ कर उसी समय समझा दिया करेंगे। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है इस बात को कि अगर नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन में डालें, वी विल लेट यू नो कि अगली क्लास में आपके डाउट ले लेंगे हम। ये बात प्लीज आप लोग फोकस करके डालना शुरू करें। तो यहाँ पर क्या होगा? 6x प्लस एक्स आर इक्वल टू एल, है ना। दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे बच्चों तो क्या आएगा? दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो 6 इंटू डी टू एक्स बाई डी टी टू प्लस ए आर इक्वल टू 0 बच्चों। ठीक है, तो ये हम सो सॉरी, इसको यार डायरेक्टली नहीं लिखते, प्लस डी टू एक्स आर अपॉन डी टी टू बच्चों इक्वल टू 0। तो ये वाला फिर से देखो, इधर की तरफ एक्सीलेट करा और ये x है तो डिक्रीज कर रहा है, इसको माइनस लिख देते, -6 कैपिटल ए प्लस ये एक्स आर तो बढ़ ही रहा है, तो जाएगा ए आर इक्वल टू 0। ए आर इक्वल टू बच्चों 6 से आ जाएगा, यहाँ पर ये समझने वाली बात है। तो इस बात को समझेंगे, ए आर इक्वल टू 6 आर आएगा, 6 ए आएगा। मुश्किल लग रहा है? लगना नहीं चाहिए, मतलब लगना, मतलब ऐसा लग भी सकता है, लेकिन आप इसको 2 4 5 बार जितनी बार मैक्स मैक्स रिपीट कर सकते हो करो। हार मत मानो इन चीजों को लेके, क्योंकि ये चीजें आपको अगर 11th क्लास में हो और मान लो आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो तो ये थोड़ा बहुत अजीब सा लगता होगा कि फटाफट पढ़ा दिया। यहाँ के बच्चे तो क्या होता है कि पहले हम उन्हें होमवर्क दे देते कि पढ़ कर आओ, फिर उन्हें समझा रहे होते हैं। ठीक है, तो उन्हें दिक्कत थोड़ी कम आती है रिलेटिवली। बट हाँ, ये कि ये टॉपिक ऐसा कि दिक्कत आ भी सकती है, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे बच्चों की जितनी बार इस चीज को देखो, अब तो वीडियो है ना आपके, बार बार रिपीट कर देते हैं, और कमेंट सेक्शन में मैंने बोला आप कमेंट करोगे तो आप उस डाउट को एड्रेस भी कर देंगे हम।
तो इस बात को ध्यान रखें कि बहुत केयरफुली इन चीजों को बार बार रिवाइज करें। अगर ये सारी चीजें आगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको, अगर आपको समझ में आ गई ना तो फिजिक्स आसान लगने लगेगी, क्योंकि ये बहुत मतलब चैलेंजिंग है। ये चैलेंज अगर एक्सेप्ट हो गया तो 12वीं की फिजिक्स तो आसान लगती है। इनफैक्ट रोटेशन तक अगर आपने चीजें से ध्यान से मेहनत कर लिया तो बहुत ही आसान लगेगी, यकीन करो मुझ पे, यकीन करो मुझ पे। और इन चीजों को पढ़ने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है। अगर कोई शॉर्टकट बता रहा है तो गड़बड़ कर रहा है वो आपकी लाइफ। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, बहुत वियर्ड हो जाएगा अगर आपने इसको नहीं फॉलो किया तो। दिस इज द ओनली वे आउट ऑफ दीज क्वेश्चंस, जो मैं आपको बता रहा हूँ यही है। एक्चुअल फिजिक्स इसी के हिसाब से पढ़नी है हमें, ठीक है। तो मैं आपको एक ऐसा ही चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो मैं अगली क्लास के, जो भी अगली नेक्स्ट क्लास पॉसिबल आएगी उसमें आपको कराऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। ये बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम है। इसका मास स्मॉल एम है, इसका m1 ले लेते हैं, इसका m2 ले लेता हूँ, इसका कैपिटल M ले लेते हैं और ये एंगल थीटा ले लेते हैं। और ये सारी मासलेस पुली है, फ्रिक्शनलेस सरफेस, मासलेस पुली, ठीक है। सारी ऑल दी पुलीज आर मासलेस, ठीक है, एंड फ्रिक्शनलेस सरफेस। स्मूथ तो लिख ही दिया मैंने। फाइंड फाइंड एक्सेलेरेशन ऑफ बच्चों, एक्सेलेरेशन ऑफ स्मॉल एम m1 m2 एंड कैपिटल M बच्चों, ठीक है। सेम तरीका है। एक्चुअली में फंडा क्या आएगा यहाँ पे, आप इक्वेशन बनाओगे तो जितनी इक्वेशंस बनेंगी आपकी, मान लो यहाँ दो यहाँ बन जाएगी, दो इससे बन जाएगी और दो इससे बन जाएगी, और प्लस एक और आवश्यकता पड़ेगी आपको। मतलब ये रिलेटिव मानने के बाद की बात बता रहा हूँ आपको। तो एक्स्ट्रा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से निकल जाएगा। कहाँ से निकलेगा? स्ट्रिंग की जो लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है। तो इससे जब सॉल्व करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वही ये इक्वेशन बनाना, तो ये इनफैक्ट इसे पूरा ही सॉल्व करना जब कर रहे हो तो, ठीक है। तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाला आप लोग ध्यान से बनाना तो आपको समझ में आएगी, ठीक है बच्चों। तो ये इसका सारे ब्लॉक का एक्सेशन निकालना है, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए। अगली क्लास में यही डिस्कस करेंगे और स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रिंग फोर्स तो मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये तो देखो कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन और नहीं कहीं पूछेगा, यहीं पे ऐसे क्वेश्चन यहीं पे दफन हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आईटी माना हो तो आ जाएगा। लेकिन स्प्रिंग हर जगह यूज होगी, एनर्जी में यूज होगी, रोटेशन में यूज होगी, एसएचएम में यूज होगी, बहुत जगह यूज होती है, थर्मोडायनेमिक्स में यूज आती है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में यूज आती है, हर जगह स्प्रिंग यूज होती है। तो अगला टॉपिक आपका स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में बात करने वाला हूं मैं। तो उसको अच्छे से आप लोग इनफैक्ट एक कोई कुछ मॉड्यूल से थोड़ा बहुत पढ़कर, मॉड्यूल अगर आपने डाउनलोड कर रखा है तो उससे थोड़ा पढ़ा भी करो। से आने क्लास सुनने से पहले, उसे पहले से पढ़ के रखो ना, ये थोड़ी हैबिट्स अच्छी बनाओ, है ना बच्चों। तो ये अच्छे से कर लेना और घर पे सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू।